स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम क्लास 8 की हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम 6th और 7th की हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग 8th क्लास हिस्ट्री। तो इस हिस्ट्री में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। जो हमारी क्लास 6 की जो हिस्ट्री थी वो बात कर रही थी एंशिएंट इंडिया के बारे में, फिर 7th की हिस्ट्री बात कर रही थी मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, और ये हमारी जो क्लास 8 की जो हिस्ट्री है वो बात करती है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये हमारा फोकस होने वाला है कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने हमारे भारत पे किस तरीके से अपना जो है रूल स्टैब्लिश किया धीरे धीरे, वही कब कैसे और कहाँ पे। तो शुरुआत होती है इस चैप्टर की कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, डेट्स कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, कैसे इम्पॉर्टेंट होती है। देखो, ऐसा भी टाइम रहा है जब हिस्टोरियंस जो थे वो डेट्स को लेके बहुत फैसिनेटेड हुआ करते थे। बहुत ही हीटेड डिबेट चलती थी कि किस डेट पे कौन सा रूलर जो है उसको थ्रोन मिला, थ्रोन मतलब कि उसको राजा बनाया गया, सिंहासन मिला, वॉटेवर, ठीक है, ग्राउंड मिला, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर कौन सी बैटल कब लड़ी गई। ठीक है, बहुत डिबेट इसलिए तो इन कॉमन नोशन में हिस्ट्री जो है हमने सिनोनिमस विद डेट्स की हिस्ट्री को अगर हमें जानना है, हमारे पास्ट को जानना है, तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें ज़रूरी पता होना चाहिए कि ये इवेंट जो है वो कब हुआ था, ये इवेंट पहले हुआ था या बाद में हुआ था। ठीक है, इस वजह से डेट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब इस वजह से हम ये तो नहीं कह सकते कि हिस्ट्री बोरिंग है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे डेट्स को याद करना पड़ता है। देखो, डेट्स जो है हिस्ट्री बोरिंग नहीं है डेट्स की वजह से, बल्कि डेट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें हमारी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानने में। कि हमारे पास्ट में अगर हमें पता हो, चलो कि मेरे पास में ये पता है मुझे कि ये इवेंट्स हुए, ये वहाँ पे वो बैटल लड़ी गई, वहाँ पे वो बैटल लड़ी गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता होगा कि कौन सी बैटल कब लड़ी गई है, तो फिर मैं उसको किस तरीके से अपने दिमाग में बिठा सकूँगी, याद कर सकूँगी। ठीक है, उसका क्या मतलब रह जाएगा। फिर तुम्हें पता है तुम्हारे जीवन में अभी तक बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, और अगर तुम्हें वो क्रोनोलॉजी नहीं पता है कि पहले मेरे साथ में ये हुआ फिर वो, तो फिर तुम किस तरीके से किसी को एक्सप्लेन कर पाओगे अपने पास्ट के बारे में। ठीक है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेट्स की वजह से ये कह देना कि हिस्ट्री जो है वो बोरिंग है, वो सही नहीं है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिस्ट्री जो है वो सर्टेनली अबाउट चेंजेस, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग जो बदलाव आया सोसाइटीज़ में, कंट्री में, वर्ल्ड में, तो उसको बताती है हमारी हिस्ट्री कि धीरे धीरे बदलते समय के साथ में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, तो हिस्ट्री उसे बताती है। और वहाँ पे हम कॉमनली यूज़ करते हैं बिफोर और आफ्टर का। ठीक है, कि पहले और बाद में, इस इवेंट के पहले क्या हुआ था और इसके बाद में क्या हुआ, ये बताती है। अब लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड। ठीक है, ये यहाँ पे पूरे देखो, यहाँ पे यही बताया जा रहा है, कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। डेट्स का इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि हमारी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। अब तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं मिलेगी अपने हिस्ट्री, अगर पास्ट में तुम पढ़ रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, या मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हो। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में भले ही आपको एक फिक्स्ड डेट मिल जाएगी, थोड़ी बहुत अगर 100-200 साल पहले की बात हो रही है, लेकिन अगर आप मिडिवल और एंशिएंट की बात करेंगे, फिक्स डेट नहीं मिलेगी, क्योंकि चीज़ें ग्रो हुई धीरे धीरे। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया के लोगों ने चाय पीना जो है वो इस डेट को स्टार्ट कर दिया। ये चेंजेस तो धीरे धीरे आया ना। कोई एक पहले बंदा लेके आया होगा हमारी कंट्री में, फिर उसको बहुत उसका प्रचार हुआ होगा, इंट्रोड्यूस किया होगा, फिर लोगों ने थोड़ा टेस्ट किया होगा, धीरे धीरे ओवर द सालों के बाद में ये हैबिट हमारी बनी आज। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक पर्टिकुलर डेट को ये हुआ। हाँ, बैटल का कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास में वो एक एविडेंस नहीं है कि हाँ इसी पर्टिकुलर डेट को हुआ होगा। हमें जो भी मिलता है हमारी हिस्ट्री के बारे में, वो हमें मिलता है या तो वो सेंचुरी में हुआ होगा, सी में, या हमें मिलता है कि वो किसी ईयर में हुआ होगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा फिक्स नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर मंथ में या किसी पर्टिकुलर डेट पे हुआ होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको पिक्चर देखने को मिल रही है ये। ठीक है, इसमें किस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो ब्रिटेनिया को क्या ऑफ़र कर रहे हैं, वेद। वेद मतलब शास्त्र जो है हमारे, वो ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। ये सिंबल, ये जो पिक्चर है वो बता रही है ब्रिटिश पावर को। ठीक है, कि कितने मतलब ये ब्राह्मण्स जो हैं कितने एक
आदर के साथ में अपने जो शास्त्र है वो ब्रिटेनिया को समर्पित कर रहे हैं कि ये उनकी रक्षा करेंगे, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करेंगे, ये सिग्निफाई कर रही है ये पिक्चर, ठीक है। अब एक जेम्स रेनिन के बारे में सुन लो। जेम्स रेनिन जो है वो एक बोल सकते हैं कि इनको बोला गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि आप इंडिया का मैप बनाइए, हिंदुस्तान का मैप बनाइए, ठीक है, यही है। और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के सपोर्टर भी हैं, इंडोजेस्टिक सपोर्टर भी हैं ये। तो जेम्स रेनिन जो है 1782 में इन्होंने इंडिया का एक मैप बनाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। पूरी चीज़ जो है वो यही बताई जा रही है डेट्स के इम्पोर्टेंट के बारे में, और सारी हिस्ट्री जो है वो हमारे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना भी चीज़ें हुई वो किस समय पे हुई, किस समय पे हुई, वो पता हो तो हम हिस्ट्री को जानने में आसानी मिलती है। इस वजह से डेट्स इंपॉर्टेंट होती है। अब पर्टिकुलर ईयर और मंथ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सेंचुरी या बिफोर आफ्टर के को लेकर हम बात करते हैं, ठीक है। यही मैंने चाय का जो एग्जाम्पल दिया टी का, वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर डेट नहीं थी जिस पे इंडिया के लोगों ने चाय पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उनका टेस्ट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ और फिर ये चीज़ें प्रोग्रेस होना स्टार्ट की। यही ऐसी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है जिस दिन ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिया में जो है एंट्री करी ठीक है। और धीरे धीरे जो है कोई एक आया, फिर बाद में और बहुत सारे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आते गए और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना जो है वो रूल इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया इंडिया पे। तो इसी वजह से हम नहीं कह सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर डेट है, लेकिन हाँ डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे पास्ट को जानने के लिए। यही चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है लिप्टन टी का, जिसमें कि ब्रिटिशर्स आपको ये दिख रहा है। ये ब्रिटिशर्स कौन है? ब्रिटिशर्स इसमें है एक जिनका नाम है प्रिंस अर्थर, जो कि क्वीन विक्टोरिया जो है ब्रिटेन की, उनके थर्ड सन थे, ठीक है, प्रिंस अर्थर, जिनको डुके ऑफ कन्नौज भी कहा जाता है। टाइटल मतलब इनका जो टाइटल दिया गया है डुके ऑफ कन्नौज, बस इतना से याद रखना, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कौन से डेट की अभी तक हम इतना अपनी जो रामायण पढ़ी हमने कि डेट इंपॉर्टेंट होती है, इसके बिना नहीं जान सकते, पर ये भी नहीं कह सकते कि हिस्ट्री बोरिंग होती है क्योंकि डेट्स याद करनी पड़ती हैं। अब कौन सी डेट्स की हम बात कर रहे हैं? ये हिस्ट्री जो है हमारी, मतलब ये बुक जो है वो बात करती है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो हमारी जो ये हिस्ट्री इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट होती है कि जब फर्स्ट गवर्नर जनरल से, ठीक है, हिस्ट्री बिगिन विथ द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो कि थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग, और आखिरी वाइसरॉय जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। अब वाइसरॉय और जनरल के बीच में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक ही पोस्ट है। देखो कोई एक पोस्ट है जिसका नाम पहले था गवर्नर जनरल और उसको बाद में उसको नाम बदल के उसका कर दिया वाइसरॉय, ठीक है, इतनी सी बात है। इन्होंने हमारे इंडिया पे धीरे धीरे मतलब कि रूल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे नहीं होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर आता है, वो 5 साल काम करता है, फिर दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता है, ठीक है, अगर वो फिर से इलेक्ट हो गया तो वही बन सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी होता था जब ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर जनरल काम करते थे, ठीक है। और पहले हमारे गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे और आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। अब उसके बीच में बहुत सारे जो है गवर्नर जनरल आए होंगे, जैसे कि हेस्टिंग है, वेलेस्ले, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग और लॉरेंस, लिडॉन, रिपन, कर्जन और हार्डिंग, इरविन, ये सारे। अब हम किस डेट की बात करें, इन्हीं से हमारी जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है मेनली इस हिस्ट्री में हमें देखने को मिलेगा इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है, इनकी एक्टिविटी, इनके काम क्या हुआ, इन्होंने क्या पॉलिसी बनाई, इनके क्या क्या अचीवमेंट थे, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में देखो जो भी हमें हिस्ट्री मिलती है, जो भी हम पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, जो हमें पता है कि ऐसा ऐसा हुआ, ये गवर्नर जनरल था, ये वाइसरॉय था, तो वो हमें पता कैसे चलता है? ऑब्वियसली हमें रिटर्न रिकॉर्ड से पता चलता है। इंस्क्रिप्शन तो बहुत पहले हुआ करते थे जब लोगों के पास में पेपर की कमी थी, लेकिन अब तो अच्छा खासा पेपर जो है बनने लग गया है और ब्रिटिशर्स यहाँ पे ला रहे हैं, तो उसमें लिखेंगे ना वो सब अपना हिस्ट्री। तो उसमें क्या लिखेंगे? वो अपने बारे में, ठीक है, लोगों के बारे में थोड़ी ना लिखेंगे, आम लोगों के बारे में, ठीक है। उनके बारे में हमें इतना ज़्यादा नहीं पता चलता है, लेकिन मेनली जो हमारे को पता चलता है वो मेनली इन लोगों के बारे में, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो उस टाइम की बोल सकते हैं, उनके काम, उनके अचीवमेंट्स, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट वॉज एज इफ़ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। अब
क्रोनोलॉजी जो है उनके लाइफ की वो भी अलग अलग चैप्टर्स में पता चलेगी। पहले ये रूलर आया, मतलब रूलर नहीं, मतलब गवर्नर जनरल, फिर इसके बाद में ये गवर्नर जनरल, फिर ये गवर्नर जनरल, इस तरीके से इनकी क्रोनोलॉजी भी हमें पता चलेगी। इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेंगे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, जो बने थे 1773 में। कब बने थे? 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग। इनका पिक्चर दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्किप इट और फिर स्टार्ट करते हैं कि हाउ डू वी पीरियोडाइज। अब हम किस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री को हम किस तरीके से, अभी तक तो हमें पता ही है वैसे, लेकिन इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से डिवाइड करते हैं। हमने डिवाइड किया एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1817 में जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटिश जो है वो एक कंट्री है, ठीक है, स्कॉटलैंड, और वहाँ के इकोनॉमिस्ट थे ये, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, और इन्होंने एक हम अपने इंडिया के ऊपर जो है हिस्ट्री लिखी, ठीक है। उनकी हिस्ट्री लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो हमारे भारत की हिस्ट्री लिखी उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के समय, जिस समय पे जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे उस समय का इन्होंने जो है वॉल्यूम लिखा है। 3 वॉल्यूम वर्क है, मतलब 3 बुक्स हैं इनकी। और कब? 1817 में जेम्स मिल, याद रखना जेम्स मिल कौन थे? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। इन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें इन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। अब देखो ये है ना, पूरी चीज़ हम मिडिवल के बारे में, मतलब हमारी जो क्लास 7 की हिस्ट्री थी उसमें हम पढ़ चुके हैं कि ये जो पीरियोडाइजेशन है हमारे पास्ट का, हमारी हिस्ट्री का, वो सही नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्योंकि किसी भी हिस्ट्री को डिवाइड कर देना कि उसमें ज़्यादा मुस्लिम थे उस पीरियड में, ऐसा नहीं है क्या कि वहाँ पे मुस्लिम थे ही नहीं, ज़्यादा हिंदू राजा थे तो उन्होंने डिवाइड कर दिया हिंदू के अकॉर्डिंग। फिर बाद में मुस्लिम्स आए, ठीक है, 700 के बाद में मुस्लिम्स आना स्टार्ट कर दिए, तो फिर उन्होंने मुस्लिम में डिवाइड कर दिया। और फिर ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, तो फिर ब्रिटिशर्स के ऊपर डिवाइड कर दिया। क्या इंडिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है? सिर्फ हम बात कर रहे हैं रिलीजन के बेस पे या किसी एक पर्टिकुलर नेम के बेस पे कि ये हिंदू के टाइम पे डिवाइड कर दिया, फिर मुसलमान के, फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो ऐसा सही नहीं, हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। लेकिन इन्होंने हिस्ट्री को इसी अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। अब ये उस समय पे पीरियोडाइजेशन जो था इनका, जो डिवाइड की इन्होंने हिस्ट्री, इसके बेस पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल था लोगों के द्वारा, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको माना उस समय पे। आज भले ही वो हमारी सोच अलग है, लेकिन उस समय पे लोगों ने बहुत इसे माना। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि अब अगर हम हमारी हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है, ट्राई करें, तो हम कौन कौन से डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, वो तो हमने की है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की बेस पे। और क्या खास बात बताई जा रही है यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ, ये पीरियोडाइजेशन हम करते हैं ना, कि हमने डिवाइड क्यों की हिस्ट्री। पहली बात तो ये हमने डिवाइड की एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल के बेस पे हमने डिवाइड क्यों की? क्योंकि देखो एक समय ऐसा था कुछ सालों का, ठीक है, मान लो 20 साल, 50 साल, 100 साल का ऐसा समय था जिसमें एक जैसी चीज़ें चल रही थी। लोगों की सोच जो थी वो, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, एक जैसी सोच थी, एक जैसा उनका रहन सहन था, रूलर्स एक जैसे थे, एक जैसे मतलब काम करने का तरीका उनका, सोच उनकी, ठीक है, उनके टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो भी है वो ऐसा एक जैसा रहता है। एक 100 साल का पीरियड समझ लो, इतना लंबा, तो हमने बांट दिया उसको अलग। फिर अचानक क्या होता है, चेंजेस आने लगते हैं सोसाइटी में, लोगों की सोच बदलने लगती है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, लोगों के पास में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, बाहर से ट्रैवलर्स आते हैं इंडिया में और वो हमारे हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। यहाँ से लोग ट्रेड कर रहे हैं बाहर और वो चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। अब ज़्यादा व्यापार होने लग गया है, बड़े बड़े रूलर्स बनने लग गए हैं, कॉइन्स जो है गोल्ड कॉइन्स यूज़ होने लग गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, चेंजेस। फिर 100 साल का ऐसा पीरियड जिसमें लगातार, अब ये टाइम 100 साल का नहीं है, 100 साल से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल की तरह समझा रही हूँ। फिर एक समझ लो 100 साल का पीरियड ऐसा चलता है, फिर एक बड़ा डिफरेंस आता है कि कोई बाहर से एक पर्सन आता है और वो हमारे इंडिया के ऊपर कैप्चर कर लेता है, कब्जा कर लेता है, यहाँ के लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देता है, इनके साथ में ज़्यादती करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर हम डिवाइड करते हैं हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट में,
ठीक है। इस तरीके से हिस्ट्री डिवाइड होती है कि जब कोई लंबा समय है एक जैसा चल रहा है, एक जैसे लोगों की सोच, एक जैसा उनका काम करने का तरीका, उनके पास में टेक्नोलॉजी, तो हम कहते हैं कि ये एंशिएंट है, ये मिडिवल है और ये मॉडर्न है। ठीक है। इस बेस पे नहीं कि वहाँ पे कौन किस कास्ट के लोग रह रहे हैं, कौन से रिलीजन के लोग रह रहे हैं, इस बेस पे कि वहाँ के लोगों की सोच क्या है, उनके ट्रेडिशन कल्चर क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, उनके पास में टेक्नोलॉजी कैसी है। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में नहीं आए थे, उससे पहले ये मिल जो है, ये जेम्स मिल हमारे हिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं, इंडिया को डिफ़ाइन करते हैं कि यहाँ तो बहुत ही हिंदू और मुस्लिम का डिस्प्यूट रूल हुआ करता था कंट्री में, रिलीजियस इंटॉलरेंस था हमारी कंट्री में, मतलब ये डिफ़ाइन करते हैं, मिल डिफ़ाइन करते हैं, जेम्स मिल। और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस हुआ करती थी, सोशल लाइफ डोमिनेट हुआ करती थी, और ब्रिटिश रूल जो है वो ऐसा लगता है इनको, जेम्स मिल को, कि इसने हमारे इंडियन को सिविलाइज़ कर दिया, नहीं तो हम तो अच्छे थे ही नहीं उससे पहले। वाह, बढ़िया है। तो चलो, इन्होंने इनकी सोच है, ये आगे बढ़ते हैं। और क्या बताते हैं ये बताते हैं कि ये ज़रूरी था कि यूरोपियन मैनर्स हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो, उनका आर्ट, उनके इंस्टीट्यूशन, उनके लॉज जो है इंडिया में आए, ताकि इंडियंस जो है थोड़ा सिविलाइज हो सके, थोड़े सभ्य हो सकें, ऐसा इनका मानना था। अब ये सजेस्ट करते ब्रिटिशर्स को कि वो इंडिया की सारे टेरिटरीज़ को कॉन्क्वेयर कर ले और फिर यहाँ पे क्या करे, इनलाइटनमेंट और हैप्पीनेस जो है वो यहाँ पे लोगों को दें और इनको थोड़ा मैनर से सिखाएं, ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में थी। स्टुअर्ट मिल सजेस्ट करते हैं। ठीक है। और इंडिया, अगर इन्हें लगता है कि अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आते इंडिया में, तो क्या होता, इंडिया कैपेबल नहीं था कि वो प्रोग्रेस कर सके बिना ब्रिटिश की हेल्प के। ये भी इनकी एक सोच है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया है कि जो हमारी हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के बेस पे। ये जो हमारा पीरियडाइजेशन है वो लिया गया है वेस्ट से। ठीक है, वेस्ट से लिया गया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं बोलते हैं, वेस्ट मतलब मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि ये हमारे इंडिया है। अब इंडिया का जो वेस्ट इधर ही होगा, तो वेस्ट की कंट्रीज़ जितनी भी होगी वहाँ से हमने जो है ये पीरियडाइजेशन लिया है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न वाला। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स के अंडर, रूल के अंडर में जो है लोगों के पास में इक्वलिटी नहीं थी। ठीक है, फ्रीडम या लिबर्टी नहीं थी, ना ही इस समय पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, जिस तरीके से वो कह रहे थे जेम्स मिल कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आए होते तो इंडिया जो है वो कभी आगे नहीं प्रोग्रेस नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, यहाँ पे हमारे मैनर्स नहीं आते, इंस्टीट्यूशंस हम लेके आए, लॉ लेके आए हम, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन एक सच्ची बात दी गई है यहाँ पे, इस बुक में आप पढ़ोगे कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते ना, तो शायद भारत और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा होता। तो ब्रिटिशर्स के रूल में यहाँ पे लोगों के पास में इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम, लिबर्टी नहीं थी, ना ही ये समय था जहाँ पे इकोनॉमिक और ग्रोथ हुई और प्रोग्रेस हुई। ठीक है, तो इस वजह से हम कह देते हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस कि ये कॉलोनियल पीरियड था। अब कॉलोनियल क्या होता है तुम्हारे दिमाग में आया होगा, तो इसका मैं आंसर कर देती हूँ। कॉलोनियल एक ऐसा समय होता है जब किसी दूसरी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के ऊपर सब्जुगेशन हो जाता है, मतलब वो उसको कंट्रोल कर लेती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इतने बड़े बड़े उसमें चेंजेस आने लगते हैं उस वजह से, और इसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। मान लो एक कंट्री थी ए, ठीक है, उसने दूसरी कंट्री बी उसके ऊपर जाके कंट्रोल कर लिया, मतलब अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, इस रूल इस्टेब्लिश करने की वजह से इस बी कंट्री में क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस आने लगते हैं, और यहाँ की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जितनी हो रही थी उससे कम होती है या होती नहीं है। ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं कॉलोनाइजेशन, कि इस बी कंट्री को इस ए कंट्री ने कितना इफ़ेक्ट किया। ठीक है, इसे कहते हैं कॉलोनाइजेशन, याद रखना। बस इतनी सी बात है, इस पूरे पैराग्राफ में यही समझाया जा रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, तो यही हम जो पढ़ रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा होता है या ऐसा ऐसा इन्होंने लिखा, हिस्ट्री लिखी, तो ये हमें पता चलता है रिकॉर्ड्स के थ्रू, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो बिलीव करते थे एक्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, एक्ट ऑफ राइटिंग की उन्हें लगता था कि लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन है, प्लान्स है, पॉलिसी, डिसीजन है, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन जो भी हम कर रहे हैं, वो क्लियरली लिखना चाहिए, और फिर उसको एक जगह प्रॉपरली क्या करना चाहिए, एक स्टोर रूम बना दिया जाना चाहिए जहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड जो हैं वो रहे। ठीक है, सारे रिकॉर्ड रहे। तो ब्रिटिशर्स की एक ये सोच है कि सारी चीज़ों को लिखना चाहिए, जो भी एवरीथिंग, जो प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, सब कुछ, और फिर
ये सारी चीज़ें हो जाए लिखने के बाद में इनके ऊपर डिबेट की जाएगी, लोगों के द्वारा प्रॉपर स्टडी किया जाएगा ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर सेटअप हो मेमोज़, नोटिंग्स और रिपोर्ट का। ठीक है, ये सारी तीनों चीज़ें एक ही है। पहली बात तो जो भी हम लिखते हैं हमारे पास में वो एक मेमो होता है, उस चीज़ का जो भी हमारे प्लान पॉलिसी उसका एक मेमो होता है, मतलब रिकॉर्ड होता है। तो इनके लिए वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये सोचते थे कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स जो है उनको अच्छे से प्रिजर्व भी करने चाहिए। हमने लिख तो दिया है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय के बाद में ये शायद ख़राब हो जाए या इनकी स्थिति सही नहीं रहे, तो इनको अच्छे से प्रिजर्व करना चाहिए और इसलिए इन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनवाए। ठीक है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो बोल सकते हैं ऑफिस हुआ करते थे, भले ही वो तहसीलदार का ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नर का ऑफिस हो, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट का या लो कोर्ट हो, हर जगह इन्होंने रिकॉर्ड रूम बनवाए और हर इंस्टीट्यूशन मतलब एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसके साथ में एक छोटा सा रिकॉर्ड रूम जोड़ दिया जहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड प्रिजर्व किए जाएंगे। ठीक है, प्रिजर्व किए जाएंगे, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आर्कीव्स बनवाई गई और कैलीग्राफी मतलब कि एक स्टाइलिश लैंग्वेज में वो मतलब कोई हम इंग्लिश लिखता है। ठीक है, जैसी हमारी राइटिंग होती है ऐसे लिखते हैं, लेकिन कैलीग्राफिस्ट जो होते हैं उसे और भी ब्यूटीफुली जो है वो कॉपी करते हैं। जो एक मेरे पास में एक पेज है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। ठीक है, अब मैं किसी कैलीग्राफिस्ट को बुलाऊंगी और उसे कहूँगी कि आप इसे दूसरे पेज पे उतारिए बहुत सुंदर सी राइटिंग में। ठीक है, तो उसे कहते हैं कैलीग्राफिस्ट, जो लैंग्वेज को कॉपी करता है। ठीक है, कॉपी करता है ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से लिखता है। तो कैलीग्राफिस्ट जो है वो कॉपी करते थे, फिर उनको रिकॉर्ड रूम में रखा जाता था सारी कॉपियों को। आर्कीव्स थे, आर्कीव भी मैंने बताया जहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टोर किए जाते हैं उसे आर्कीव कहते हैं। तो इन लोगों ने आर्कीव्स भी बनवाए, कैलीग्राफिस्ट के द्वारा कॉपी भी किया गया, रिकॉर्ड रूम्स बनवाए। यहाँ से ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। आगे बढ़ते हैं। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। इनके लिए ब्रिटिशर्स के लिए सर्वे भी इम्पॉर्टेंट हुआ करता है, क्योंकि ये मानते थे कि किसी भी कंट्री को अगर हमें रूल करना है, उसको गवर्नर करना है, उसको एडमिनिस्टर करना है, तो उसको पहले अच्छे से जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, एक इनकी सोच हमें पता चलती है ब्रिटिशर्स की कि एक रिटन रिकॉर्ड होना ज़रूरी है किसी भी कंट्री के बारे में। उनका पूरा चीज़, हर प्लान, हर चीज़, डिसीजन जो है वो एक लिखा हुआ ना होना चाहिए और प्रिजर्व होना चाहिए। दूसरा चीज़ हमें पता चलती है कि किसी भी कंट्री को अगर गवर्न करना है तो उसके लोगों को, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के लैंडफॉर्म को अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएंगे। तो ये जो सर्वे की प्रैक्टिस थी वो बहुत ही कॉमन हो गई थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। ये कौन कौन से सर्वे करते थे? देखो 19th सेंचुरी में डिटेल सर्वे किया गया। ठीक है, पूरी कंट्री का डिटेल सर्वे किया गया। विलेजेस का रेवेन्यू सर्वे किए गए, फिर सॉइल की क्वालिटी चेक की गई कि इस लैंड की सॉइल की क्वालिटी कैसी है, क्या यहाँ पे उगाया जा सकता है, कौन से यहाँ पे फ्लावर्स है, कौन से एनिमल्स है यहाँ पे, या फिर इसकी हिस्ट्री क्या है इस जगह की, यहाँ के लोगों का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, या इस लैंड की टोपोग्राफी क्या है। टोपोग्राफी मतलब ये लैंड कैसा है, माउंटेन्स है, प्लेन है, प्लेट्यू है। ये सारी पूरी कंट्री का इन्होंने सर्वे करवाया और हर चीज़ का डिटेल सर्वे। ठीक है, और फिर जब से ब्रिटिशर्स आए तब से हमारे यहाँ पे हर 10 साल में जो है ये सर्वे करवाने लगे, सेंसस जो है वो करवाने लगे। बस कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सर्वेज़ के जो किए जाते थे, जैसे बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल है, आर्कियोलॉजिकल है, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वेज, इनके अकॉर्डिंग इनके अंडर में करवाए जाते थे। अब यहाँ पे एक मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि इनके रिकॉर्ड से हमें क्या नहीं पता चलता है। ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमें रिटर्न रिकॉर्ड में मिली हैं और जो हमने पढ़ा है, जो हमारे पास में रिटर्न रिकॉर्ड है उस समय के, उससे हमें इनके बारे में ये सारी चीज़ें पता चलती। लेकिन क्या चीज़ें जो नहीं पता चलती? देखो, कोई एक राजा रूल कर रहा है एक समय पे, ठीक है, उसके पास में सारी सुविधा है, उसके पास में सारी टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन है, वो चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें होंगी वो लिखी जाएंगी किसी भी पेपर पे। ठीक है, फिर उसको प्रिजर्व किया जाएगा और आज हमारे पास में जो मिलेगा वो उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उस समय के जो कॉमन लोग हुआ करते होंगे, जो आम आदमी हुआ करते होंगे, ठीक है, गरीब हुआ करते होंगे,
पीजेंट्स हुआ करते होंगे, तो उनके पास में थोड़ी इतना ज़्यादा मनी है, उनके पास तो सर्वाइवल का ही प्रॉब्लम है कि एक जीवन जीने के लिए, एक दिन के लिए उनके पास में अच्छा सा खाना हो जाए, भोजन हो जाए, उनका जीवन निर्वाह हो जाए, बस उतना काफ़ी है। वो उनको क्या मतलब रिटर्न रिकॉर्ड का। तो इस वजह से हम वहाँ के लोगों की सोच के बारे में हमें नहीं पता चलता, वहाँ के लोग कैसा सोचते होंगे उस समय के लोग, ठीक है, वो पता नहीं चलता। हमें क्या पता चलता है, ऑफिशियल्स के क्या थॉट थे जो हमारी कंट्री को गवर्न कर रहे थे, रूल कर रहे थे, उनके थॉट क्या थे, या फिर वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, वो क्या प्रिजर्व करना चाहते थे, उनकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में। लेकिन बिल्कुल नहीं पता चलता कि वहाँ के लोग क्या सोचते थे, ठीक है, उस समय पे उनके क्या एक्शंस हुआ करते थे, वो क्या काम करते थे, उनके बारे में हमें नहीं पता चलता है। तो और बाकी जो पता चलता है उनके बारे में, या तो दूसरी कंट्री से कोई ट्रैवलर आया होगा, तीर्थ यात्री आया होगा, पिलग्रिम आया होगा, या ट्रैवलर आया होगा, या किसी ने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कुछ थोड़ा बहुत मेंशन कर दिया होगा लोकल बाज़ार के बारे में, आम लोगों के बारे में, या फिर लोगों की डायरी से। इन सब चीज़ों से ही हमें इन लोगों के बारे में पता चलता है। सारे सोर्सेज जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए थे लिटरेट लोगों के द्वारा, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे ना, मेनली उनके द्वारा ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस की गई थी। बाकी जो बड़े बड़े जो लोग हुआ करते थे, उन जो पढ़े लिखे हैं वही ये सारी चीज़ें लिखवाते थे, प्रिजर्व करवाते थे। चलो, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।